अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के दूसरे फेज में आज मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला, मुजफ्फराबाद, नीलम और जेलम वैली के 8 नशिस्तों और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का इनकाद हुआ। जहां मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन के पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में भी नून लीग का कामयाबी का दावा है, मगर पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इलेक्शन में धांधली और नून लीग पर तशद्दुद और जोर जबरदस्ती के जरिए मैंडेट पर डाका डालने के इल्जाम लगा दिए हैं, जिसके बाद इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुतनाज़ा होता नजर आ रहा है और पीपल्स पार्टी पूंछ डिवीजन में इलेक्शन के तीसरे मरहले का बाइकआउट करने का इंदिया दे रही है। वैसे तो आज मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 हलकों पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आईपीपी और आजाद उम्मीदवार समेत 208 उम्मीदवार मैदान में थे, जहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,95,000 है। मगर हल्का LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में लैंडस्लाइडिंग और बारिश की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, जहां पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। जबकि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर मुख्तलिफ शहरों में मुकीम 4 लाख से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। और जब आज सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ तो उसके कुछ ही देर बाद पोलिंग अमले के देर से पहुंचने, कहीं सामान ताखीर से पहुंचने और कहीं हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी न होने के इल्जाम सामने आए। जबकि पीपल्स पार्टी ने इल्जाम भी लगाया कि नून लीग ने LA-31 मुजफ्फराबाद में आजाद जम्मू कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ अकबर पर हमला करवाया और उसी हल्के में अपने एक कारकुन मुश्ताक शाह की हलाकत का जिम्मेदारी भी नून लीग पर ठहराई गई है। जबकि LA-27 मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुन सलाउद्दीन जुनेजो पर हमले का इल्जाम भी नून लीग पर आयद किया गया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी इंतखाबात में धांधली, नून इलेक्शन जितवाने और इलेक्शन के नताइज तस्लीम न करने की बात कर रही है। इस हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि पहले चौधरी लतीफ अकबर पर हमला, फिर कारकुन मुश्ताक शाह की शहादत ने नून लीग की नीयत वाज़ेह कर दी है। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद खत्म कर देगा। गोली, लाठी, जोर जबरदस्ती से मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नताइज को कबूल नहीं करेगी, जबकि कमर ज़मान कायरा ने कहा कि आजाद कश्मीर का इलेक्शन अपने आगाज से ही मुतनाज़ा हो गया है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि तीसरे मरहले में बाइकआउट की तरफ चले जाए। पहले तो हमला ही को 12 बजे पहुंचा, आधे पोलिंग स्टेशनों पे हमला कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुंचा, और फिर 2-3 पोलिंग स्टेशन जिनका फौरी तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, बाकियों को भी बताया कि वहां पे हमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में लगे ठप्पे लगाए, और फिर उसके बाद सदर रियासत पे हमला और अब हमारा कारकुन शहीद। भाई 99%, 95%, 93% वोट कहीं नहीं पड़ता, इलॉजिकल बात है। रियासत के जो कायम मकाम सदर हैं लतीफ़ अकबर साहब, वो उम्मीदवार भी हैं LA-31 से। आज मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने उन पे हमला किया। ये वो बैलेट पेपर्स हैं, ये नून लीग के उम्मीदवार ने अपने कारकुनों को दिए हुए हैं। ये बैलेट पेपर आप इनकी पुष्ट पे देखें, पोलिंग अफसर के साइन नहीं है, मोहर लगी हुई है। इससे शफाफ इंतखाबात कहते हैं आप। दूसरी तरफ नून लीग ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए हालिया इंतखाबात को आजाद कश्मीर की तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन करार दिया है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज पूरा दिन पुरअमन माहौल में वोटिंग हुई। यह इलेक्शन आजाद कश्मीर की तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन है। जबकि पंजाब की सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जो जमात शिकस्त के बाद रोने और धांधली के इल्जामात लगा रही है, उसे समझना चाहिए कि इलेक्शन रोने, धमकियों या इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते। एक जमहूरी जमात, उन्होंने सुबह 10:30 बजे से एक काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो है वो पुरअमन तरीन और वायलेंस फ्री जो है वो ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है। उन्होंने आज फिर इसी बयानिए को कि जी धांधली हो रही है। अब देखें कि पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या ये हुआ है कि लतीफ़ अकबर साहब जो कि सदर आज़ाद कश्मीर हैं इस वक्त, और वो इलेक्शन भी खुद लड़ रहे हैं, वो अपने पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वोट कास्ट करने। वहाँ पे एक सादात फैमिली है, सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है, उनके साथ इनकी तू तकरार हुई है। उस तू तकरार को इन्होंने कातलाना हमला बनाया। उस वक्त फायर एक भी हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं। नून लीग इलेक्शन पुरअमन और शफाफ तरीके से होने का दावा कर रही है, मगर पीपल्स पार्टी फिर धांधली के इल्जामात लगा रही है। जबकि अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन के पहले मरहले में भी धांधली के इल्जामात लगाए थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी थी कि अगर इलेक्शन के दूसरे फेज में डाका मारा गया
तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शफाफ इलेक्शंस आजाद कश्मीर में तेरा हुकूमत को कोई मसला नहीं, मेरा वादा है ना, मेरा वादा। मगर तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। अब देखना होगा कि इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी धांधली के इल्जामात के बाद पीपल्स पार्टी का लाएमल क्या होगा, क्योंकि जहां एक तरफ आजाद कश्मीर में इलेक्शन को लेकर हुकूमती इत्तेहादियों में कशीदगी बढ़ चुकी है, वहीं मुल्क में नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स की बहस ने हुकूमती सेटअप में भी दरारें डाल दी हैं, जिसके बाद मुल्क की सियासत में एक बार फिर चहमक गोइयां और अफवाहों का बाजार गर्म है। किसी तज्जियाकार का दावा है कि रियासत ने अब इस मामले से पीछे न हटने का फैसला कर लिया है, तो किसी का दावा है कि सियासी जमातों को इसके लिए 6 माह की डेडलाइन दी जा चुकी है, तो किसी तज्जियाकार का दावा है कि नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद मुतहरिक होने और मामलात अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, लेंगे। ख्वाजा आसिफ भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब से। सेक्रेटरी इत्तलात है पीपल्स पार्टी के। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने जो फेज़ 2 का इलेक्शन है आज़ाद जम्मू कश्मीर की महाजरीन की सीटों का और जो मुजफ्फराबाद डिवीजन में हुआ है, उस पर भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, और आपने ये भी कहा है कि उसमें ताकत भी आजमाई गई है। आपका एक कारकुन शहीद हुआ है, सलाउद्दीन जुनेजो पर हमला हुआ, जो कायम मकाम सदर है उन पर भी हमला हुआ। लेकिन राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि ये कश्मीर की तारीख के साफ और शफाफ और सबसे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन रहे। देखिए सिराज भाई, सबसे पहला तो मैं समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर है, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उसकी अहमियत क्या है। इलेक्शन ठीक है, हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, एक पार्टी जीतती है, एक हारती है, और पैसे भी फेडरल गवर्नमेंट जिसकी हो हमेशा कश्मीर में उसकी हुकूमत बनती है, ये एक पुराना। लेकिन अब इनको इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान तब्दील हो चुका है और कश्मीर की अवाम भी तब्दील हो चुकी है। ये बड़ी पुख्ता बात है। जो महाजरीन की सीटें थी, पहली तो मैं समझता हूँ कि असूली तौर पर जिस तरह ये पंजाब हुकूमत या जिस तरह वो उसके इलेक्शन होते हैं, मैं समझता हूँ वो जो बिलावल साहब ने का मौक़िफ़ है ना, प्रोपोर्शनल ग्राउंड के ऊपर मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे महाजरीन को नुमाइंदगी दे दें, और ये इलेक्शन जो पंजाब सिंध KPK में और होते हैं, यहाँ सूबाई हुकूमतें असरअंदाज होती हैं। धांधली की पहली वजह तो ये सूबाई हुकूमतें हैं। दूसरी वजह, इन्होंने बीरपुर में इलेक्शन हुआ, अब पोलिंग स्टेशन पे कहते हैं जी कत्लो गारत, पोलिंग स्टेशन पे कत्ल हुए बंदे अपनी मर्ज़ी से। देखें, एक पार्टी अवाम बाइकाट करके बैठी है, दूसरी PTI बाइकाट करके बैठी है। पीपल्स पार्टी ने इनको, ये तो एंटर भी नहीं हो सकते थे कश्मीर में अगर पीपल्स पार्टी जोर ना लगाती, चेयरमैन बिलावल जाकर कश्मीर में ना बैठते, तो नून लीग तो एंटर नहीं हो सकती। लोग आज भी देख रहे हैं ना, कहते हैं पुरअमन तरीन इलेक्शन है। कितने लोग कत्ल हो रहे हैं, क्यों? सियासत के पीछे कत्ल हो रहे हैं ना, और वो इनको नजर नहीं आते। उनमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, उनमें मुस्लिम लीग आज के जो भी वाकयात होंगे। में वाकई ये हादसात हुए, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक गोली भी नहीं चली है उसमें। मैं समझता हूँ कि ये राना साहब अब सीनियर आदमी हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला झूठ ना किसी से बुलवाए, और अवाम TV पे बैठ के सारी दुनिया ने कश्मीर देखा है, टर्न आउट भी देखा हुआ है। आज मुजफ्फराबाद में सारे दिन से फसादात हो रहे हैं, सारे दिन से। और फिर जो हैं अपना LA 27 में पोलिंग, हमारे बाज़ल नकवी साहब के पोलिंग में 3 यूनियन काउंसिल पे 11 बजे तक ना स्टाफ पहुंचा ना पोलिंग का, 3 यूनियन काउंसिल्स में। फिर इलेक्शन कमीशन को हमने शिकायत की जब, तो उन्होंने कहा जी हम 2 दिन बाद वो रख देते हैं, वो नहीं पहुंच सके जी। और भाई 1 दिन पहले पहुंचने होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद LA 28 में इलेक्शन मुलतवी कर दिया इन्होंने, जहाँ हमारे जावेद साहब हैं जी। फिर हमारा एक्टिंग प्रेसिडेंट है, स्पीकर AJ के चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, बुजुर्ग आदमी हैं जी, पीपल्स पार्टी के बड़े। उन्होंने तो राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम पे इल्जाम लगाया अपने ऊपर हमला होने उसके का। ऊपर हमला भी हुआ, फिर उसका बंदा मुश्ताक कहते हैं जी धक्का दिया। कुछ चीज़ें ऐसी है ना नदीम साहब, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि महाजरीन की सीटों पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, नुमाइंदगी से उनको शामिल कर लेना चाहिए, तो वो राणा साहब ने जो स्टेटमेंट दी ना कि 11 सीटें तो हमारी जेब में हैं, वहां से धांधली शुरू हुई, वहां से कश्मीर में फसादात शुरू हो गए। जोर क्यों नहीं दिया इलेक्शन से पहले? फिर जब फेज वाइज करने की बात आई तो भी आप लोगों ने एतराज किया, लेकिन फिर मान लिया। अब देखिए अगर फेज वाइज इलेक्शन इंडिया में होता है देखें तो उसमें नतीजा ऐसा नहीं होता पहले फेज के बाद नतीजा आ जाए, यहाँ तो पहले फेज के बाद नतीजा भी आ जाता है। देखिए
हम जोर ज़रूर देते ज़्यादा, अगर जैक ना उस मौक़िफ़ पे आ जाती, फिर पीपल पार्टी और जैक का मौक़िफ़ एक होता तो ये कहते जी पीपल पार्टी करवा रही है। अब जैक तो अवाम है ना, अवामी एक्शन, अवाम के लोग हैं, उनका मुतालबा था। हम सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना उठे, सवालिया निशान ना उठे कोई हमारी रियासत के ऊपर, हमने इस बात पे कहा कि इसका एक हल दिया। पीपल्स पार्टी तो हर मसले का हल देती है। अब ये हर सूरत इक़्तिदार लेना चाहते हैं, यार कश्मीर के इक़्तिदार से क्या इनकी हो जाएगी। तो आपने ये कहा कि हम तो दूसरे फेज के हवाले से भी सोच रहे थे कि बाइकआउट करें, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो कहा था कि अगर बाइकआउट, बिलावल ने कहा था कि अगर दूसरे फेज में भी धांधली हुई तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी वफाकी हुकूमत की। तो क्या मामला यहाँ जा रहा है, तीसरे फेज में आप बाइकआउट करेंगे? अभी देखें, इन्होंने फेजेस में इलेक्शन कराया, बिलावल साहब से हुकूमत की कमिटमेंट थी और कि ये इलेक्शन हम जो फेजेस वाइज करा रहे हैं, ये सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते सारे डिवीजन्स को जी, तो हमें फेजेस में करवाने दें। हमारा मौक़िफ़ था कि आप धांधली करेंगे, एक डिवीजन में आप मैनेज करेंगे, फिर उस डिवीजन का असर दूसरे डिवीजन पे पड़ेगा, फिर दूसरे का असर तीसरे पे पड़ेगा, और आप उन्होंने कहा जी अमन अमान हमारे ज़िम्मे है। हमने कहा आप अमन अमान ज़िम्मे ले लें, बेशक 3 फेजेस में करवा लें, लेकिन अमन तो ख़राब हो गया। तीसरे फेज में बाइकआउट करेंगे नहीं करेंगे? अब अभी ये पार्टी फैसला करेगी। ये मैं आपकी क्या राय है वैसे? नहीं, मेरे ख्याल में तो देखें जी, बड़ी पोजीशन को लेनी चाहिए। अब मेरी ज़ाती राय तो ये है कि एक तरफ हम इन पे तनकीद भी करें, हम इन पे सारा, फिर हम इनके साथ भी बैठे रहें, ये मुनासिब नहीं होता। हमने सियासत को ठीक करना है या उस गलत सिस्टम से अलग हो जाना है, ये मेरी ज़ाती राय है। और इन हालात का क्या असर पड़ेगा वफाकी हुकूमत पे, या इलेक्शन खत्म हो जाएगा और आप दोनों फिर एक साथ ही ट्रेजरी बेंचेस पे आराम से बैठे रहेंगे? बिलावल साहब ने जो स्पीच की है उसके बाद अब मैं तो उसको सेकंड ही करूंगा, मैं उसको रद्द तो नहीं कर सकता अपने चेयरमैन की। मतलब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? मेरे ख्याल में होगी। तो ट्रेजरी बेंचेस से बाहर आ सकती है पीपल्स पार्टी? देखें, अब हमारा अगला टारगेट है मेन, क्योंकि कश्मीर में अमन और अमान। कहा जाता है आप दोनों जमानत है एक दूसरे की सिस्टम की। सर नहीं, पीपल पार्टी की जमानत नहीं, पीपल पार्टी को तो इन्होंने पिछले 40 सालों से हमेशा रगड़ा है। ये सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का इलेक्शन हो या उसके बाद के इलेक्शन हो, आरओज के इलेक्शन हो, उस आरटीएस के इलेक्शन, इस सिस्टम के तो आप भी बेनिफिशरी हैं। 2 आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, जीबी में हुकूमत है, सदर मुमलिकत आपके, 2 गवर्नर आपके, और क्या चाहिए आपको? इतना तो शायद नून लीग को भी नहीं मिला। नहीं देखें, अच्छा ये आप कहते हैं कि नून लीग वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत भी ले ले, आज ड्राइविंग सीट पर बैठ के उसको कुछ नहीं मिला। अगर आपकी ये राय, वफाकी हुकूमत तो सरदर्द है ना इस वक्त, सूबे तो आपको 2 मिले हुए। अगर वफाक सरदर्द है तो छोड़ दे। ये कौन कह रहा है कि वफाक सरदर्द है और सूबे उसका हक खा रहे हैं? ये सूबों के पास ज्यादा है, वफाक के पास नहीं। वफाक है, वफाक इज़ अ पाकिस्तान, सूबे तो उसकी इकाइयाँ हैं। तो नदीम साहब, एक तो बहस हमने इस इलेक्शन के दौरान देखी, अब आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि सिर्फ इलेक्शन की वजह से सारी बहस थी या वाकई कोई आप लोगों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन अब जो ये सूबों का मामला है, इसमें पीपल्स पार्टी तो खुल के कह चुकी है कि तकसीम तो नहीं होगी, और खासतौर पर सिंध में ना इंतजामी यूनिट बन सकते हैं ना कोई सूबा बन सकता है। लेकिन आप ऑब्वियसली पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या, एक तो बहस ये है ना कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है और इस वक्त क्यों की है, लेकिन एक बात ये है कि क्या वाकई मुल्क का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है और उसको बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, सिस्टम तो बिल्कुल कोलैप्स है जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या यह सिर्फ सियासतदानों की वजह से कोलैप्स है या इसमें सारे सोसाइटी के सेगमेंट शामिल है? अब मैं मोहसिन नकवी साहब की बात से इतफाक करता हूँ कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। एक तो वो कैबिनेट मेंबर है, उनको कैबिनेट के अंदर ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए थी। ख्वाजा साहब ने ट्वीट में कहा कभी कभी आते हैं वो वैसे। अच्छा नहीं, ये दूसरा जो उनके साथ बैठे थे ना स्टेज पे, वो सारे सिस्टम 40 साल सिस्टम के बेनिफिशियरी बैठे थे, जो कारोबारी लोग थे वहां पर, सारे बेनिफिशियरी हैं और कानूनदान। कभी वही गौर एजाज साहब, हमारी हुकूमत होती थी तो तब फिर भी फ्रंट सीट, इमरान खान की हुकूमत फिर भी फ्रंट सीट, एप्टमा की मद में अब नून लीग की हुकूमत फिर फ्रंट सीट, हाउसिंग सोसाइटियों वाले सारे बेनिफिशियरी। इस मुल्क में जितने कारोबारी जो रियासती कारोबारी हैं, एक है आम कारोबारी जिसका हुकूमतों से तल्लक नहीं होता, एक है रियासती कारोबारी जो हाउसिंग सोसाइटियों वाले हैं, जो प्राइवेटाइजेशन में अच्छे इदारे ले लेते हैं, जो जिनको रियासत बड़ा पुश करती है, जो मीटिंग्स करते हैं कभी फील्ड मार्शल के साथ, कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिनको मतलब बड़ा जिनकी सुनी जाती है, जिनको बैंक आप प्राइवेटाइज करें तो उनको देते हैं, खाद फैक्ट्रियां प्राइवेटाइज करें तो उनको देते हैं, पीआईए प्राइवेटाइज करें तो उनको देते हैं, हाउसिंग सोसाइटियों के एनओसी उनको बड़े आसान बात काबीना में करनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में करनी चाहिए थी। अगर वो कहते हैं जी कि हमारे बिजनेस में सीटें दें, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली सीटें दें। अब 85 के बाद, भुट्टो साहब के बाद, अब तो असम्बलियों में वैसे ही कारोबारी आ गए। तो आप देख लें मेजॉरिटी ठेकेदारों की है,
सही है। तो सारे वो आप तो सीमेंट कैबिनेट में भी चले जाएं, सीमेंट कार्टेल का नुमाइंदा अलहदा बैठा होता है, शुगर कार्टेल का बंदा अलहदा बैठा होता है, टेक्सटाइल का तो एप्टमा का अलहदा बैठा होता है। और लेकिन जिनके बेचारों का, जिनकी हुकूमत जिनके साथ नहीं थी, वो यूनिट्स तो अगर आप भी कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है तो फिर क्या करने की मैं तो जरूरत है? कहता हूं इस सिस्टम को सियासतदान ठीक करेंगे, मतलब यही पार्लियामानी सिस्टम रहे। निजाम ठीक करेगा। अच्छा, इनको पार्लियामानी निजाम, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद पार्लियामानी निजाम ठीक करेगा। बुनियाद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, जिसका काम है उसी को साजे। और इसके लिए क्या मेरा करने की जरूरत है? काम नहीं, एक दूसरे का काम, अपनी अपनी जो आईनी हदें हैं उसके अंदर रह के काम करें, फिर सिस्टम ठीक हो जाएगा। मतलब जो आज Judicial- माजी में नहीं, लेकिन जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखिए, मौकिफ है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौकफ नहीं, ये पीपल्स पार्टी का पहले मौकफ है। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब को आज आपका ये मौकिफ नहीं हो सकता क्या? अगर आप इस सिस्टम का नहीं, हिस्सा हमारा है, आईनी- अगर आप नहीं, इस नहीं, सिस्टम नहीं, का हिस्सा है तो आप नहीं, ये नहीं कह सकते कि नहीं, आज भी हमारा ये मौकिफ है। हम जब इख्तदार में आए, अब हमारा इख्तदार देखें ना, जब हम पावर में आए, हमने 18वीं तरमीम की, वो हमारा मौक़िफ़ है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात को ख़त्म करने की कोशिश की, ये हमारा मौक़िफ़ है। हमने जुडिशल एक्टिविज्म को ख़त्म करने की कोशिश की, नदीम ये साहब, हमारा इसीलिए मैंने मौक़िफ़ कहा कि आज आप ये नहीं कह सकते। मैं ये आज कह रहा हूं, भी आप हम कभी यही भी कह ये रहे नहीं हैं। कह सकते। मैं पार्टी कह रहा का हूं, आज आप देखिए, नून लीग पे आप धांधली का इल्जाम लगाते हैं, फॉर्म 47 होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आपके सदर उनसे वोट भी लेते हैं। फिर मतलब आप इस पार्लियामेंट को जाली भी कहते हैं, लेकिन आप इस पार्लियामेंट से मुस्तफीद भी होते देखें, हैं। वोट तो एक निज़ाम है, इस आइन के तहत वोट MP MNAs के लेने हैं। ये तो नहीं कि हमने वोट को असम्बली से बाहर से लेने हैं। अब अंदर जो बैठेगा सिस्टम के अंदर वही वोट देगा, वही मुकाबला क्या करेगा। मुल्क में मजीद यूनिट्स बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स या सूबे बनने चाहिए? देखिए, पहले तो पार्टी की राय ना दे तो अपनी राय दे देखिए, दें। डिबेट होनी चाहिए कि मुल्क सियासतदानों ने चलाना है या किसी और ने चलाना सही है। है। डिबेट नंबर 1 तो ये है। चाहे जितने भी सूबे 4 हो 8 हो, लेकिन फैसला करने अगर सियासतदानों ने चलाना है तो फिर सियासतदानों को राइट दें कि वो सूबे बनाना चाहें तो खुल के बनाएं, नहीं बनाना चाहें तो फिर भी अवाम के अंदर डिबेट, पार्लियामान के अंदर, मीडिया के अंदर, ये सियासतदानों का काम सही है। है। अगर किसी और ने मुल्क चलाना है तो फिर वो उनकी मर्जी। मोहसिन नकवी, अलीम खान, मुस्तफा कमाल को आप सियासतदान नहीं समझते वैसे? क्या नहीं, मैं सबको सियासतदान, जो असम्बली में आ जाता है सियासतदान समझता हूँ। कौन कैसे आता है ये एक अलग बात है। सही है। तो मतलब आपको वाज़ेह है कि, क्योंकि जब देखें इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, जब ये तीनों हजरात बात करते हैं तो ये अपनी राय नहीं दे रहे, ये सोच किसी और की और पैगाम कहीं और से। देखें, अब इस वक्त मौजूदा हालात में ना जी, मैं ये आप बात वैसी पब्लिक को सामने पता चल गई, इसमें मैं और आप क्या करें। पब्लिक बड़ी समझदार है, पब्लिक को पता है कौन कहाँ से बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे और इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन का दूसरा फेज़ है उस पर और जो सियासी मामलात हैं उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। फेज़ 1 की तरफ फेज़ 2 का जो इलेक्शन हुआ है आज, उस पर पीपल्स पार्टी दोबारा धांधली के इल्जाम लगा रही है नून लीग पर। कहा जा रहा है कि जोर जबरदस्ती से इलेक्शन छीनने की कोशिश की है और उन्होंने अपने एक कारकुन की हलाकत और अपने कायम मकाम सदर लतीफ अकबर पर जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने नून लीग पर डाली है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये मैं क्या जवाब दूं। अगर वो इलेक्शन हार रहे हैं और हारने की हिम्मत नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है जो एक रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल पार्टी और एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप और रिस्पेक्टेबल कैंडिडेट जो हैं वो जिस तरह शिकस्त को तस्लीम करते हैं। और बल्कि एक वक्त था कि मुझे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है घर आके मुबारकबाद दिया करता था, पुरानी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो रवायात जो हैं नहीं रही। सरासर उनको अब देखें, यहाँ पे 450 पोलिंग स्टेशन का अभी तक रिजल्ट जो है सरकारी तौर पे आया है। अनऑफिशियली तो ज़्यादा आ गया हुआ है, लेकिन सरकारी तौर पे जो है वो 50 पोलिंग स्टेशन का जो है ना वो 10,000 PMLN का है और पीपल्स पार्टी का। इसमें PTI का भी वोट है। PTI और PTI ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा सियालकोट के अंदर और उनका 4,500 वोट है। अब मुझसे जो है अगर कोई पूछे तो इतना शफाफ इलेक्शन जो है ना, और बड़ा कंफर्टेबल, कहीं कोई फसाद नहीं हुआ, कहीं कोई लड़ाई नहीं हुई। ये आप सियालकोट की हद तक की बात कर रहे हैं ना? मैं सियालकोट की हद तक बात कर रहा हूँ। सही। लेकिन यही मामला जो है वो मेरे साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जो सियालकोट में ही है, उसका भी कुछ हिस्सा।
इसी तरह नारोवाल में तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना वो साथ साथ हैं, क्योंकि हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे साथ जम्मू लगता है, तो इसलिए ज़्यादातर मुहाजिर यहीं आके सेटल हुए हैं, दूर नहीं गए, यहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये टीम के तो मैं बिल्कुल 100% कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, कोई धांधली नहीं हुई, कोई दंगा मुश्ती नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई बदअमनी नहीं हुई। अच्छा, तो अगर पीपल्स पार्टी इसरार करना चाहती है, आप मैं आपको सियालकोट की तारीख बताता हूँ। 1970 में लास्ट इलेक्शन जीता था पीपल्स पार्टी, पहला और आखिरी जी। उसके बाद सियालकोट से कोई इलेक्शन ही नहीं जीता। उसके बाद जो इलेक्शन जो है जो 85 में हुआ, फिर 88 में हुआ, 90, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018, 2023, इस सारे इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी कहीं दूर दूर तक जो है नजर नहीं आती। 3 फिगर में वोट ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, 3 लो फिगर में। सही। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने सुना होगा बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि अगर दूसरे फेज में भी धांधली हुई और हमारे साथ नून लीग ने यही किया तो फिर वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और शायद वो मुमकिन तौर पर सोच रहे हैं कि फेज 3 का बाइकआउट भी करें। तो आपको लगता है कि ये जो इस वक्त हम तलखी देख रहे हैं या जो एक इख्तलाफात हैं वो सिर्फ सिलेक्शन कैंपेन की वजह से है, या आपको लगता है इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो आएंगे आपकी हुकूमत पे और वफाक के मामलात पर? मेनली इलेक्शन की वजह ज्यादा है। मैं अगर आप कहेंगे ना 100 है तो 100 में 60, 65 बल्कि 70 तक जो है इलेक्शन की वजह से। मतलब इलेक्शन के बाद मामला ठंडा हो जाएगा पीपल्स पार्टी के साथ आपका? ठंडा पूरा ना भी हुआ तो कम से कम कोई सिविलिटी आ जाएगी रिलेशनशिप। उल्टी गिनती शुरू होगी नहीं होगी आपकी? उल्टी गिनती का मुझे नहीं मतलब क्या मतलब वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है आपकी हुकूमत खतरे में पड़ना शुरू हो जाएगी फिर। चले उनकी क्या कहते हैं मुहावरा ना, आज कंगन को आरसी किया है, तो चले हम भी वे हैं, यहाँ हैं, वो भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, तो देख लेंगे क्या होता है। मैं ऐसी पेशन गोइयों पे यकीन नहीं रखता, मैं सितारों पे भी यकीन नहीं रखता, सामने जोरे बाजू पे यकीन रखता हूँ। लेकिन आप माशाल्लाह एक तजुर्बेकार सियासतदान है और पीपल्स पार्टी से आप लोगों ने मुखालफत भी की है, साथ भी रहे, तो आपको लग रहा है कि वो कहीं जा नहीं रहे, ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा ही रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे इस हुकूमत में? देखें, उनके जो लीडर है ना ज़रदारी साहब, वो बड़े अक्लमंद शख्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे उनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, मेरी बड़ी कुर्बत है उनके साथ। वो बड़ा मामला शनास शख्स हैं। वो कभी भी इवन अंडर लॉट ऑफ प्रेशर जो है ना वो रैश जो है ना वो बात भी नहीं करते और रैश कदम भी नहीं उठाते, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों में कोई भी इतना सुलझू इंसान नहीं होगा, लीडर नहीं होगा जितना आसिफ ज़रदारी साहब। वो चीज़ों को जो है ना संवारते हैं, बिगाड़ते नहीं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। सही। एक और मामला इस वक्त मुल्क में है जो मोहसिन नकवी साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया कि इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए या सूबे बनने चाहिए क्योंकि सिस्टम फेल हो चुका है। उस दिन आपने मोहम्मद वालिक साहब से जब इंटरव्यू किया तो आपने कहा, आपने उनकी बात को एंडोर्स करते हुए कहा और आपने अपने ट्वीट में भी ये कहा है कि सिस्टम को इवॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन आपने कहा 4-5 महीने में ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी इंतजामी यूनिट्स बनाने वाली। लेकिन अब आप थोड़ा क्रिटिकल भी हो रहे हैं, आपके ट्वीट में आपने 2-3 चीजों पे तनकीद भी की है। क्रिटिकल होना जो है मेरा फर्ज है ये, लेकिन कोई अगर कोई बात करता है कि ये पॉसिबिलिटी है तो उसको एनालिसिस करना चाहिए कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी बड़ी देर से डिस्कशन जो है कम से कम ड्राइंग रूम्स की लेवल तक जो है हो रही है जी। और आप लोग भी ये क्यास सराई कर रहे हैं, जो सहाफ़ी हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी ये क्यास सराई कर रहे हैं। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हम इसको एग्जामिन कर लें कि भाई इंतज़ामी यूनिट बनाने हैं या उनकी क्या हैयत क्या होगी, उनकी क्या जो भी इसको कहते हैं कि कानूनी या आइनी जो है उनकी क्या डेफिनेशन होगी उन यूनिटों की, उन सूबों की, या उनकी सूबे होंगे या क्या होगा, ये तो सारा डिस्कशन से इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये ज़रूर है, मैं फिर कहूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने बात की थी, नकवी साहब ने बात की थी, तो मैंने जो उसको जो इंडोर्स किया था उसको एक प्रिंसिपल को इंडोर्स किया था कि ये पॉसिबिलिटी हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबल, तो उसमें जो भी चीज़ें पॉसिबल हों उनको उन पे दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, उस पर डिस्कशन जारी रहनी चाहिए। एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है उसको अगर आप बंद करेंगे तो फिर ब्लास्ट होगा, फिर धमाके होंगे। सही, लेकिन आपने कहा कि डिस्कशन ड्राइंग रूम्स में होती रही है। अब ये ड्राइंग रूम वो है जहां पे नून लीग की क़यादत बैठती है या पीपल्स पार्टी की क़यादत बैठती है, या कोई और ड्राइंग रूम है? क्योंकि देखें 3 आपके वफाकी वुज़रा हैं जो काबीना का हिस्सा है, अलीम खान, मोहसिन नकवी, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये इस पे लीड कर रहे हैं इस डिस्कशन को कि इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। और आपको हम सबको पता है कि जब ये बात करते हैं तो सिर्फ इनकी राय नहीं होती, ये राय कहीं और से आ रही होती है और एक तरीके से पैगाम रसाई होती है। तो ये कोई और ही ड्राइंग रूम है, सियासी ड्राइंग रूम तो नहीं मेरे ख्याल से जहाँ डिस्कशन हो रही है। नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि ये डिस्कशन जो है साहब खासी देर से हो रही है। जिस फैक्टर का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो 2-2.5-3 साल का फैक्टर है, लेकिन इससे पहले भी ये होती रही है। इससे पहले भी होती रही है कि हज़ारा का सूबा अलहदा बनना चाहिए, सराइकी सूबा अलहदा बना। अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। क्या हज़ारे का सूबा अलहदा होना चाहिए, सराइकी सूबा अलहदा होना चाहिए, कराची अलहदा होना चाहिए, DI खान अलहदा होना चाहिए, या पश्तून जो आबादी का है। हालांकि मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप ये डिवीजन जो है वो ज़बान के बेस पे या नस्ल के बेस पे करें, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड करें, पर उसमें मिक्स होना चाहिए ताकि एक नया जो है वो झगड़ा ना शुरू हो जाए कि हर सूबा जो है उसकी अपनी एथनिसिटी हो और अपने उसके इंटरेस्ट हो, तो दैट विल लीड टू एक ह्यूज क्राइसिस। ये अगर इस किस्म के कोई एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, जो मैं समझता हूँ होना चाहिए कि ये डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए और इस पॉसिबिलिटी को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अपने ट्वीट में भी मैंने ये कहा। जी, तो आपकी लीडरशिप का क्या ओपिनियन है? पीपल्स पार्टी तो बड़ा क्लियर है कि कोई जरूरत नहीं सिंध में, तो हम ये बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, लेकिन कल नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारी लीडरशिप जो है डेफिनेटली इस पर एक डिस्कशन करेगी और इसका कोई एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट करेगी। बल्कि मैं समझता हूँ ऑलरेडी ये डिस्कशन हमारी पार्टी में जारी है, लेकिन इनफॉर्मल है। अब इसको फॉर्मल जो है शेप देने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ पे भी, जमहूरियत इसी का नाम है, किसी चीज़ पे दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। हिंदुस्तान में इतने जो है सूबे मल्टीप्लाई, पंजाब जो है 3 टुकड़ों में हो गया हुआ है। अफगानिस्तान जो है मेरा ख्याल है ओवर 33 डजन के करीब उनके सूबे हो गए हुए हैं जी, और अच्छे चल रहे हैं डिस्पाइट द क्राइसिस ओवर देयर। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब अभी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि आप 4 सूबे रखें, 8 सूबे रखें, मामला ये है कि जो सिविलियंस हैं, जो सियासी क़यादत है, फैसले अगर वो करेंगे, पहले तो हमें इस तरफ जाना है कि हमारा इंटेंशन ये हो कि हर कोई अपने दायरे कार में रह के काम करे, ये नंबर 1 एलिमेंट होना चाहिए, और इसके बाद बाकी फैसले करें। देखिए, ये तो जो ये बात नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं वो तो एक प्रिंसिपल है ना, वो तो उसको तो कोई निगेट नहीं कर सकता कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए और अल्टीमेट एम यही होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार लोग करते हैं ना। शहजाद साहब कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे, मैं कोई और रास्ता इख्तियार करूँगा, अली तनौली कोई और रास्ता इख्तियार करेगा, लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए। और उन रास्तों के ऊपर जो है डिस्कशन हो सकती है कि भाई कौन सा रास्ता जो है वो फाइनल करना है, या कहाँ पे जाके जो है हमने मर्ज होना है, कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे होना है, और किस तरह हमने अपने मकसद पे पहुँचना है अगर हमने ये मकसद हासिल करना है। सही, तो ख्वाजा साहब इसमें कुछ अभी सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने जो अहम लोग हैं उनसे मुलाकात की, वो कहते हैं 6 महीने में ये मामला जो है हो जाएगा। दोनों पार्टीज यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, 6 महीने में इंप्लीमेंट होगा। फिर जैसे MQM की ये मुतालबा है कि 2/3 मेजॉरिटी मुतल्लिका सूबाई असेंबली से और वफाक से तो मिल नहीं सकेगी इस मामले पे, तो इसका तरीक़ेकार चेंज करें, रेफरेंडम की तरफ लेके जाए मामले को। आप समझते हैं कि अगली आईनी तरमीम में ऐसा कुछ हो सकता है या होना चाहिए? मेरे लिए ये इस पे कमेंट प्रीमैच्योर होगा। ज़्यादा पढ़े लिखे बंदों का ये काम है, मैं इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, तो मैं तो तकरीर कर दी, आपके साथ बात टीवी पे कर दी, बस इतना ही मेरी औकात है, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। ये लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कानूनी आइनी एक्सपर्ट्स हैं, वो इसमें से रास्ते निकाल सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँ कोई बेवकूफ़ों वाली बात कर दूँ तो ऐसी मुझे बाद में एम्बैरसमेंट होगी। सही, और क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ऐसी भी बात की थी कि सिस्टम फेल हो चुका है, लैपटॉप बांटने से हम ये नौजवानों को मुतमईन नहीं कर सकते, तो क्या ये बात
नून लीग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये लैपटॉप स्कीम वगैरह आप लोगों की है, उस पर बड़ी बुरी गुजरी है, क्योंकि जैसे मैं देखा आपने पीसीबी के हवाले से भी आज तनकीद की, आपने नेशनल एक्शन प्लान का कि ये वजीर दाखिला यानी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, पीसीबी में आप कह रहे हैं कि होल एंड सोल आप ही हैं, वहाँ तो ना कोई वजीर आजम है ना कोई और मामला है, तो उसको आप जो है एक बेहतर कारकर्दगी करके दिखाएं। देखिए, मैंने अपनी ज़ाती राय का इजहार किया है और मैं नॉर्मली ना करता, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने जो अपने फरमूदात जो है जारी किए ना, तो मेरा हक बनता था या मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं रिकॉर्ड जो है स्टेट करूँ। वो कभी किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, वो कभी किसी असेंबली के इजलास में कम से कम मैंने नहीं देखा। आप कह रहे हैं कभी देखा होगा, किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए? मैंने 1-2 दफा देखा उनको, या 2-3 दफा देखा होगा। ओके। और जो पार्लियामेंट में जो है 5-6-7 दफा देखा होगा। मैं हो सकता है मेरा मैं ना हूँ तो ज्यादा दफा आए हूँ, 2-4-5 दफा ज्यादा आए हूँ। आप असेंबली का रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरी भी तस्वीर हो जाएगी, आपका रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो जाएगा कि असेंबली में कितनी दफा आए हैं और कैबिनेट में कितनी दफा आए। दो तो ये हो गई। उसके बाद ये है कि यू नो ही इज नॉट, डिस्पाइट बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो 3.5 साल इस सिस्टम में हो गए उनको, उन्होंने किसी आजमाइशी दौर से नहीं गुजरे। वो हम पे आजमाइशें आती हैं ना, इब्तला भी आती है और आराम भी आता है, सुकून भी आता है, सब कुछ आता है। वो लेकिन किसी मैं नहीं समझता कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि ये 3.5 साल में उनको, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर को भी कोई मेरा लंबे चौड़े जवाब दे नहीं है, वो ये अगर शिकायत कर रहे हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है हमें घर चले जाना चाहिए। लेकिन फैसल आप अगर कह रहे हैं कि वो 2-3 मरतबा सिर्फ काबीना मीटिंग में आए होंगे, इस मुल्क में इस वक्त सबसे नंबर 1 इशू जो है वो दहशतगर्दी वाला है, तो वजीर आजम ने भी कभी नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं आते इंटीरियर मिनिस्टर और उसको कोई ब्रीफिंग ले? वजीर आजम को मिलते हो मुझे नहीं पता, वजीर आजम को मिलते हो, लेकिन काबीना में डिस्कशन होनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं सूबों वाला मामला काबीना में इस किस्म की डिस्कशन होती है जी। तो तलाल साहब होते हैं। अब जब से ये असेंबली आई है, उससे पहले मुझे नहीं पता कौन होता था, लेकिन उन्होंने ये इसके ऊपर जो है काबीना का फोरम जो है, मेरे नहीं ख्याल, मैं आपको चेक करके कल अभी बल्कि इसमें मेरा आपसे सवाल, अलीम खान साहब ने एक ट्वीट की जिसमें नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, तो आपने उसको भी रिस्पॉन्ड किया। आपने कहा कि 1 साल पहले देखे रावी में जो सैलाब आया था उससे कितनी ज़मीनें हुई। अभी आप पीसीबी का जिक्र कर रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। इन इशूज़ पे तो वैसे ही बात करनी चाहिए आप लोग को या काबीना को या वजीर आजम को। जब वो कोई बयान देते हैं फिर काउंटर अटैक आता है या काउंटर बयान आता है, इसकी क्या वजह है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मीडियम जो था ना, जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं, इट वाज नॉट अवेलेबल 15-20 ईयर्स बैक। अब सारी दुनिया में ये मीडियम जो है ना, इसने ओवरटेक कर लिया है मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशनल डिस्कशंस को या जो फॉर्मल डिस्कशंस होती हैं उनको ओवरटेक कर लिया। मेरा ख्याल है कि आप एग्री करेंगे मेरे साथ कि इस वक्त बड़े बड़े नाजुक मामला जो हैं, जंगों के मामला जो हैं, सफारती मामला जो हैं, माली और माशी मामला जो हैं दुनिया की मुल्कों के, वो जो सारे के सारे वो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहे होते हैं, या कम से कम अगर अंदर भी डिस्कस हो तो उनको सोशल मीडिया पे फौरन आ जाते हैं और उसके ऊपर लोग इजहार राय करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैंने ये यूज़ किया है, अगर नकवी साहब किसी उसमें आते होते तो मैं हो सकता है कैबिनेट में भी ये कह देता, लेकिन मुझे 2-4 दफा इत्तेफाक हुआ है उनको देखते हुए या कोई फॉरेन डिग्निटरी आई हो तो वो नजर आ जाते हैं। अदरवाइज जो है वो तमाम तर जो फैसले भी जो है ना वो खुद ही करते हैं। मेरे नहीं ख्याल को उनकी वो ज्यादा लंबी चौड़ी जो है वो जिस तरह अगर कम से कम मेरी औकात नहीं है इतनी जितनी उनकी औकात है, मैं ये बड़ा फ्रैंकली कहूँ। ठीक है ख्वाजा साहब, हम चाहेंगे अगर नकवी साहब इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें कि वो क्यों नहीं आते या कितनी मरतबा आए हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आप हमारे साथ और कश्मीर के इलेक्शंस और जो इस वक्त सियासी मामलात हैं, बिलखसूस मजीद सूबे बनाने हैं या मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं, उस पर अपनी राय दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, जैसे मैंने कहा हम कुछ करेंगे इस पर, अगर नकवी साहब अपना नुक्ता नज़र देना चाहें तो वो दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस और सियासी सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उसके मुताबिक नून लीग आगे है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस फेज़ टू में भी इल्ज़ाम लगा रही है धांधली का नून लीग के ऊपर और अमन व अमान ख़राब करने का, जबकि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तारीख के सबसे पुरअमन और साफ और शफाफ इलेक्शन थे। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो तलखी है इस इलेक्शन को लेकर और अब जो नई बहस छिड़ चुकी है इंतजामी यूनिट्स बनाने के हवाले से, ये आपको लगता है कि कोई दरार डाल रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? कहां लेके जाएगा ये मामला को? शुक्रिया शहजाद साहब, आपने बहुत से सवाल कर दिए हैं। एक ही सवाल में बहुत से सवाल हैं जी। देखें, जहां तक आज के इलेक्शन के दूसरे फेज का ताल्लुक है, तो शायद पीपल्स पार्टी ये भूल रही है कि आज़ाद कश्मीर में अभी भी उनकी पार्टी की हुकूमत है। तो अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे धांधली हुई है, अगर आज़ाद कश्मीर में धांधली हो रही है, तो उसकी जिम्मेदार तो फिर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हाँ, जो मुहाजिरीन की नशस्तें हैं जो ज़्यादातर पंजाब में हैं, तो अगर वहाँ पर वो धांधली की शिकायत कर रहे हैं तो उसका इल्ज़ाम लगाया जा सकता है पंजाब गवर्नमेंट पे। तो आज जो इलेक्शन है उसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी भी यही इंफॉर्मेशन होगी कि टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं था, और एक तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून पे धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। कहीं कहीं पे मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी वालों ने भी धांधली की है। तो ये जो सारी सिचुएशन है जिसमें दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पे धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो और ख़ास तौर पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जो है उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है, वो मैंने देखा है कि जी वो कह रहे हैं जी लाहौर में बड़ी धांधली हुई है, और कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं जी रावलपिंडी में जो पोलिंग थी वहां पर बड़ी धांधली हुई है। तो ये जो इल्ज़ामात हैं, इससे तो जो मुहाजिरीन की जो 12 सीटों के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी वहां पर हमेशा धांधली होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को तकवीत मिल रही है। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी का ये इल्ज़ाम है जनाब के आज भी वो कह रहे हैं हमारा एक कारकुन शहीद हो गया, और वो कह रहे हैं जी कि धांधली हुई है, अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी तो फिर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत पर ही आयद होती है। और ये जो इन दोनों पार्टियों के दरमियान जो अब एक आपको काफ़ी ज़्यादा कशीदगी नज़र आ रही है, तो इस कशीदगी में भी लगता यह है कि जो मोहसिन नकवी साहब का बयान है, आने वाले दिनों पे इस बयान के बारे में अगर इन्होंने कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार ना की, तो फिर ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ पंजाब जो है उसमें मजीद सूबे बने, तो फिर तो सिंध में भी बनाने पड़ेंगे और बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर भी नए सूबे बनाने पड़ेंगे। तो ये एक ऐसा मामला है जो बड़ा नाजुक है, और इस पर मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए। अब ये आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है इसमें दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है, फीलिंग ये आ रही है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो उनको ये लगता है कि इस इलेक्शन से कोई आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। जो असल मामला है आज़ाद कश्मीर का, वो आपको पता है असल मामला क्या है। तो उस मामले को हल करने के लिए इन दोनों पार्टियों को आपस में कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये चंद सीटों का झगड़ा है, ये झगड़ा एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे। सही। ये इंतजामी यूनिट्स वाले मामले पे मीर साहब, पीपल्स पार्टी की राय तो हमारे सामने है, मुराद अली शाह साहब कह चुके हैं, बिलावल साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि सिंध में तो कोई इंतजामी यूनिट्स या मजीद सूबे नहीं बन सकते, ये सिंध तकसीम नहीं हो सकता। नून लीग की क्या राय है इस पर? ज्यादा बात नहीं की। शहबाज शरीफ साहब का कोई बयान, मरियम नवाज साहबा क्या सोचती है, पंजाब में क्या 3-4 यूनिट्स बन सकते हैं, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, कल मीटिंग भी हुई उसके बाद भी खबर नहीं। तो आप जब कह रहे हैं कि मुश्तरका लाएमल होना चाहिए, तो क्या नून लीग इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के बयान के साथ खड़ी हुई है, या नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई है कि मजीद नई यूनिट्स बनने चाहिए? देखें, जो नून लीग के एक दो वुज़रा हैं मुहतात अंदाज में जो स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो गवर्नेंस के इश्यूज पर जो एतराज़ात किए हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं उसका उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन नए इंतज़ामी यूनिट्स की उन्होंने बात नहीं की मुस्लिम लीग नून वालों ने। तो कुछ साल पहले जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन में थे, तो उन्होंने पंजाब के अंदर नए सूबे बनाने की हमायत की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये भावलपुर सूबा जो है इसको उसके हक में इन्होंने करारदाद भी मंजूर की थी। फिर जो जनूबी पंजाब है उसको एक अलग इंतजामी यूनिट बनाने के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून के जो साउथ पंजाब के
बहुत से रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि इसको एक इंतजामी यूनिट अगर बना दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसी तरह कुछ महीने पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने करारदाद मंजूर की थी कि हजारा को एक अलग सूबा बनाया जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहे कि साउथ पंजाब को आप एक अलग यूनिट बना दें, बहावलपुर को भी एक अलग यूनिट बना दें, लेकिन फिर MQM जो है वो कहती है जी कि आप सिंध में भी एक सूबा बनाएं। तो जो आईन पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही वाज़ेह रास्ता मौजूद है, और आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अगर किसी सूबे के अंदर सूबा बनाना है तो उस सूबे की जो सूबाई असेंबली है वो 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे तो सूबा बन सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही वाज़ेह एक आईनी रास्ता है। तो अगर सिंध असेंबली जो है वो इस हवाले से कोई करारदाद मंजूर करती है तो ठीक है, अगर करारदाद मंजूर नहीं करती तो फिर ठीक नहीं है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, मेरा ख्याल है कि उसमें जो आईन पाकिस्तान के अंदर मौजूद ये रास्ता है, इस रास्ते को उन्होंने थोड़ा सा नज़रअंदाज किया है, और वो समझते हैं कि जो बैड गवर्नेंस है इसको ठीक करने के लिए बहुत से इंतजामी यूनिट बनाने चाहिए। तो इस पर मेरा ख्याल है ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग के बगैर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसको ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त वो जिस लड़ाई में उलझे हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की लड़ाई, इसमें ना तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को इतना इंटरेस्ट है, ना ही पाकिस्तान के लोगों को इतना इंटरेस्ट है। ये पावर पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, लोग इनकी पावर पॉलिटिक्स से तंग आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमारे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।